आ जाइए, चलिए रिकॉर्डिंग भी ठीक है सर। हम बात करें डिडक्शन की। डिडक्शन क्या होता है? जब ग्रॉस टोटल इनकम आपकी होती है ना, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी या हाउस प्रॉपर्टी, मान लेते हैं 1 लाख, ये 2 लाख। फिर इनकम फ्रॉम पीजीबीपी मान लेते हैं 3 लाख। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इतनी सारी मेरी इनकम है, मान लेते हैं 2 लाख। तो कैपिटल गेन नहीं ले रहा क्योंकि कैपिटल गेन में ये डिडक्शन एप्लीकेबल होता ही नहीं है, कैपिटल गेन के अलावा एप्लीकेबल होता है। तो टोटल 3 2 5 और 2 6, 3 2 5 2 7 एक 8 लाख है। ऐसे इनकम को हमको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से ना आपको, अगर आपने कहीं अगर ओल्ड रिजिम में हो आप, तो ओल्ड रिजिम के केस में आपको डिडक्शन मिल जाता है 80C से लेके 80U तक। ओल्ड रिजिम वाले को जो भी कर आपने 2 लाख 4 लाख 5 लाख जैसे बन रहे, तो मान ले 4 लाख है, 4 माइनस कर देंगे, बैलेंस विल भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, यानी हमारा बैलेंस 4 लाख टैक्सेबल। इन केस न्यू रिजिम में हो तो आपको इस सिचुएशन में सिर्फ 2 डिडक्शन मिलता है, 80CC-D2 और एक 80CC-H अग्निवीर वाला। बस ये ही दोनों अलाउड हैं, बाकी इसमें से कोई भी अलाउड नहीं होता न्यू रिजिम के केस में, ये ध्यान रखिएगा। अगर ओल्ड रिजिम से क्वेश्चन आया तब तो डिडक्शन अप्लाई करना होता है क्वेश्चन में, अदरवाइज नहीं। हालांकि इस चैप्टर में से हमारा एक सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा 6 मार्क्स का। तो मेरा आज का एजेंडा है कि 6 नंबर का थ्योरी करवाना, प्रैक्टिकल करवाना मेरा कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि इसमें से एक 6 नंबर का थ्योरी आएगा। तो आज की क्लास जो बच्चा देखेगा, अभी जो भी आधे घंटे लगेंगे, उसके अंदर आपका पूरा ये 6 मार्क्स का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, डेफिनेटली आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा सेक्शन करने जा रहे हैं, दैट इज हमारा एटीसी। एटीसी क्या कहता है? ये कहता है कि भैया आप इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, कहीं पे भी आप जब इन्वेस्टमेंट कर देते हो ना, इन्वेस्टमेंट, तब आपको ये डिडक्शन मिलने वाला है एटीसी का। एटीसी क्या करता है कि अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ, सबसे पहले आप देखो एलिजिबल एसएससी, आप इंडिविजुअल एचयूएफ, एलिजिबिलिटी पेमेंट आप कंट्रीब्यूट करो आरपीएफ के अंदर। अब लिस्ट है यहाँ पे बहुत सारी, तो जो लिस्ट मैं बता रहा हूं वही लिस्ट आपकी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में भी लिख के आना है। अगर आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हो तब भी मिल जाएगा, लेकिन आरपीएफ में आप याद रखना, जो आरपीएफ है ना आपका, जो आरपीएफ है वो कौन से वाला? एम्प्लॉय वाला। एम्प्लॉयर वाला तो आपका सैलरी में चला जाता है। एलआईसी में जमा करवाते हो तब भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस आपका, इसके अंदर दिक्कत यह है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मैक्सिमम 10% सम एश्योर्ड का। अगर आपने एक एलआईसी करवाया 5 लाख रुपए का, तो आप मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 रुपए का ही ले सकते हो। आपने प्रीमियम भले ही आपने 80,000 पे किया हो, उससे मतलब नहीं है। 15% इन केस ऑफ डिसेबल अगर है, 15% अगर हैंडीकैप है तो उस केस में। कंट्रीब्यूशन टू अगर पीएफ में डालो, एसपीएफ में डालो या आरपीएफ में डालो या अप्रूव सुपर एनुएशन फंड में डालो, तब भी आपको एटीसी का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो यूनिट लिंक में, यूटीआई में, तब भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप क्या करते हो, एनएससी नेशनल सर्टिफिकेट खरीदते हो, तब भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर सुकन्या समृद्धि में आप पैसे डालते हो तब भी डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप नाबार्ड में पैसे जमा करवाते हो तब भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर म्यूचुअल फंड ईएलएसएस में पैसे डालते हो तब भी डिडक्शन मिलेगा एटीसी का। 5 ईयर पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जमा कराते हो तब भी डिडक्शन मिल जाएगा। कुछ पेमेंट से रिलेटेड है, स्कूल का, कॉलेज का ट्यूशन फीस देते हो तब भी डिडक्शन मिल जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन करते हो तब भी डिडक्शन मिल जाएगा। और याद रखना, इन सब जगह पे करोगे तो याद रहे कि आप 1.5 लाख से ऊपर का पेमेंट अगर होगा तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितने मिलने वाला है? सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख ही मिलने वाला है। कितने पॉइंट हो गए ध्यान रखिए सर, कितने पॉइंट हो गए यहाँ पे? पॉइंट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। ये 8 पॉइंट आपको एग्जाम में लिख के आना है कि सर एटीसी का डिडक्शन कब मिलेगा? जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहाँ करेंगे? एलआईसी में करेंगे, पीएफ में करेंगे, आरपीएफ में करेंगे, सुकन्या समृद्धि में करेंगे। इसके साथ साथ कहाँ पे करना है सर? हम अगर लोन का रीपेमेंट करेंगे, किसका? जो हाउस लोन लिया था उसके लिए। और अगर हमने कोई ट्यूशन फीस पे किया है, कौन से ट्यूशन फीस की बात कर रही है? कॉलेज, रेगुलर कॉलेज की ट्यूशन फीस, तो वहां पे डिडक्शन मिलता है एटीसी का। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है साहब एटीसी के अंदर?
एटीसी के अंदर मैक्सिमम लिमिट जो दे रखी है हमें, वो दे रखी है दैट इज हमारा 1.5 लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं है। आ जाइए आगे। इसके बाद एटीसीसीसी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका एनपीएस का कंट्रीब्यूशन तो सर्टेन एनपीएस फंड, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करने की भी आपको जरूरत नहीं है। मैं जो पेपर में आएगा सिर्फ और सिर्फ वही बताता जाऊंगा। एटीसीसीडी है 2, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है कि पेंशन स्कीम अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 के अंदर कभी भी, अब 2004 के बाद जो ज्वाइनिंग ले रहे हैं उस एम्प्लॉय को पेंशन मिलेगा ही नहीं, उसके बदले इस फॉर्मेट में उन्होंने दिया है। अब किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एम्प्लॉयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कौन हो सकता है? एनी अदर एसएससी, यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट हो तब भी मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो तब भी मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलेगा, और अदर एम्प्लॉय मतलब प्राइवेट को भी मिल जाएगा इसका डिडक्शन अगर जमा करवाते हो। अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो, दिस स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो 1/4/2004 के बाद आपको जब इसमें कंट्रीब्यूशन करोगे तो यहाँ पे देखो पेंशन भी दे रखा है, अटल पेंशन योजना, बाद में नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, पहले ये नाम नहीं था। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 14% तक आपका एग्जेम्प्ट होगा, उससे ज्यादा करोगे तो टैक्सेबल होगा। 20% अगर आप नॉर्मल परसेंट हो तो अपने जीटीआई का आप कर सकते हो। जैसे मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस करते टाइम पे अगर मैं पेंशन का अपना सोच सकता हूं, तो मैं अगर इसके अंदर अगर 20% जीटीआई तक हमारा एग्जेम्प्ट माना जाएगा। फर्दर आपका ना यहां पे एक बात ध्यान रखना, कहता है जो एटीसी है ना, यहां पे ध्यान रखना, कहता है जो एटीसी है ना, एटीसी में मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है, और ये एक सेक्शन को मिला के नहीं है, आप ध्यान दीजिए, ये कितने सेक्शन को मिला के हैं, चाहे आपका ATCCC हो, चाहे ATCCD1 हो, इन तीनों को मिला करके आपको कितना मिलेगा? 1.5 लाख मिलेगा। लेकिन एक रूल आया, बोला कि यार हम ना ATCCD2 लेके आएंगे। CCD एक 1 भी है और एक 2 है, 2 है। कहा यहां पे ना हम एक्स्ट्रा डिडक्शन और देंगे आपको 50,000 रुपए का। तो क्या कहना है इनका कि फर्दर एडिशनल डिडक्शन 50,000 रुपए अवेलेबल ATCCD1B एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा ATCCD2 के अंदर 14% होगा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, लेकिन मैक्सिमम लिमिट आपका जो होगा ATCCE के अंदर 1.5 लाख है। ATC की सीरीज की पूरी लिमिट का डिडक्शन 1.5 लाख है, लेकिन CCD2 में 50,000 एक्स्ट्रा दिया गया है। तो ATC के अंदर आपको एक CCH नहीं कर इसमें लिखा हुआ, आप जरूर करके जाइएगा CCH अग्निवीर। अग्निवीर कॉर्पस फंड में जब पैसे डालेंगे जाएंगे तो जितने पैसे डाले जाएंगे वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये हो गया एटीसी। एटीसी क्या कहता है सर? कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कहां इन्वेस्टमेंट करते हो? LIC में करते हो, पीएफ में करते हो, पीपीएफ में करते हो, या फिर लोन का पेमेंट करते हो, या बच्चे की ट्यूशन की फीस देते हो, या समृद्धि सुकन्या या एफडी करते हो 5 साल के लिए, तो आपको एग्जामेशन मिल जाएगा। ओल्ड रिजिम के अंदर CCD2 के अंदर 50,000 एक्स्ट्रा एग्जामेशन मिलेगा। एटीडी क्या कहता है आपको? अगर बीमारी है तब आपको मिलेगा डिडक्शन, बीमारी में आपने अगर इंश्योरेंस लिया है तब मिलेगा। बीमारी में इंश्योरेंस किसको मिलेगा सर? इंडिविजुअल को मिलेगा। कब मिलेगा? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लोगे, और जो प्रीमियम पेमेंट करना है वो कैसे पेमेंट करना है? कैश में नहीं करना, कैश के अलावा किसी मोड में कर सकते हो, चेक से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, तब डिडक्शन मिलेगा। सर किस किस का लेना है? अगर आप इंडिविजुअल हो तो उस केस में अपना ले लो, अपने बच्चे का ले लो, अपने चिल्ड्रन का ले लो। अपने माता पिता का लोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, अपना, बच्चे का और चिल्ड्रन का, कोई भी चिल्ड्रन हो, डिपेंडेंट, नॉन डिपेंडेंट, मैरिड, नॉन मैरिड, सब चलेगा। इसके बाद सर प्रीमियम कितना मिलेगा आपको डिडक्शन? यहाँ पे 25,000 रुपए आपको मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पे डिडक्शन कितना है आपका? 25,000, और सीनियर सिटीजन के केस में इसको 50,000 कर दिया गया है। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा साहब? 25,000। सीनियर सिटीजन के क्लास केस में 50,000। HUF अगर है तो कोई भी HUF का मेंबर किसी के लिए भी करता है तो डिडक्शन मिल जाएगा। ये CCH वाला पॉइंट छोड़ दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। एनी प्रीमियम पेड अदरवाइज बाय वे ऑफ कैश, अगर किसके अलावा करते हो तो ये नहीं मिलने वाला। मतलब जो भी प्रीमियम पेड करोगे कैश के अलावा पेड करोगे, कैश के फॉर्म में नहीं होगा तो मिलेगा, अगर कैश फॉर्म में करोगे तो नहीं मिलेगा। प्रीमियम कितना? सब्जेक्ट 25,000 और 50,000 डिपेंड्स करेगा। अगर नॉर्मल पर्सन है तो 25,000, अदर पर्सन के केस में 50,000। नोट बहुत जरूरी कि अगर आपका सुपर सीनियर सिटीजन है, अगर कोई सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है, तो अगर आपने उसका इंश्योरेंस नहीं भी करवा रखा है और उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा हो रहा है तो गवर्नमेंट वहां पे भी 50,000 रुपए का आपको बेनिफिट दे देता है। ये है आपका ATD, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ये चार्ट मैं दे दूंगा आपको, थोड़े लिए पढ़ना है। ATC क्या कहता है सर? ATC के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो मिलेगा। ATCCD
क्या कहता है सर, अगर आपने पेंशन फंड में पैसा डाला है तो एग्जम्पशन मिलेगा, 50,000 एक्स्ट्रा मिलने वाला है। और डी कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम लोगे तो मिलेगा, अगर इंडिविजुअल हो तो 25,000 रुपए लिमिट है आपका, सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए का लिमिट है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो कि मैंने लिखा हुआ है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 कहाँ गया भाई, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए एक्स्ट्रा 5,000 रुपए मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है कि हम जब इंश्योरेंस करवाते हैं ना, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें साल में एक बार अपनी बॉडी को चेक कराने के लिए फ्री देता है, तो वो 5,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट माना जाएगा आपका। तो ये था हमारा 80D। 80DD इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी मैं करा रहा हूं आज वही कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो इग्नोर करने वाले मैं इग्नोर कर दूंगा। 80DD सर, 80DD क्या है? आपका रेजिडेंस इंडिविजुअल एचयूएफ। सबसे पहले जब भी आंसर लिखेंगे तो किसको मिलेगा, तो इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलने वाला है। मेंटेनेंस इंक्लूड मेडिकल ट्रीटमेंट डिसेबल, जो कि डिसेबल है, हैंडीकैप है, उसके लिए मिलने वाला है। किसको मिलेगा? स्पाउस को, चिल्ड्रन को, पेरेंट्स को, ब्रदर को, सिस्टर को और एनी मेंबर, इसमें से मिलेगा। तो किसको मिलने वाला है, ये वाला लिखिएगा सबसे पहले। तो एनी अमाउंट इनकर फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग द नर्सिंग ट्रेनिंग एंड द आपका जो री स्टेब्लिश करेंगे डिसेबल को, उसके लिए एनी अमाउंट पेड। और अगर कोई भी स्कीम फॉर्म है, LIC इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी लिया है उस केस में, यहां पे कोई इंश्योरेंस नहीं करवाना, आप मदद कर रहे हो किसका? हैंडीकैप का, डिसेबल लोगों का। तो अगर उसकी बीमारी 40% तक है, 40% से 80% के बीच में, 80% से लेके 40% तक है, अगर उसकी बीमारी बीच में है, तो 75,000 रुपए फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगा। अगर भले ही 2 रुपए खर्च किए हो तब भी 75,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। अगर बीमारी 80% से ज्यादा है तो ऐसे सिचुएशन में आपको 1,25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा। जो डिसेबल होता है, जैसे किसी को दिखाई नहीं दे रहा और मान लेते हैं कोई चल नहीं पा रहा, हाथ है पैर नहीं है, इस तरीके के लिए कौन सा सेक्शन बनाया गया है? 80DD। आगे आ जाइए सर। 80DD क्या कहता है? ऐसी बीमारी जो कि बहुत खतरनाक बीमारी है, जिसका इलाज है ही नहीं दुनिया में, उस बीमारी को इसके अंदर कंसीडर किया गया। तो अगर किसी को ये बीमारी है, अगर आप उसके इलाज पे खर्च करते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपके जो पैसे खर्चे हैं उसको डिडक्शन दे दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आपको फायदा देंगे। कहता है डिडक्शन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड आपका डिसीज, जो भी स्पेसिफाइड डिसीज है, तो आपको भी स्पेसिफाइड डिसीज लिखना है, वो कौन सी बीमारी है उसके पीछे नहीं पड़ना है आपको। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा, हिमसेल्फ, डिपेंडेंट, सिस्टर, ब्रदर, सबको कर दो भाई, क्योंकि बीमारी की बात है तो आप किसी की भी इलाज करो, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और एनी मेंबर को कितना? 40,000 रुपए आपको मिलेगा, 1,00,000 रुपए पेमेंट मिलेगा अगर सीनियर सिटीजन है। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा कहा गया है कि आपको या तो 40,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा या फिर 1,00,000 रुपए। किस लिए मिलेगा? ये बीमारी के लिए मिलने वाला है। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल और आपका HUF को मिलने वाला है। किस लिए मिलेगा? कोई जो स्पेसिफाइड डिसीज है उसके लिए मिलेगा। तो ये हमने 80 की जो सीरीज है उसको कवर कर लिया। पहला क्या था? 80C इन्वेस्टमेंट करना है। कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है सर? आप या कर दो LIC के अंदर पैसे डालो, या फिर PPF में पैसे डालो, बैंक में फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए कर लियो, सुकन्या समृद्धि कर लो, NSC में कर दो, अगर हाउस लोन पे करोगे RPF में कर दो, आपका इसके साथ PF में कर दो, SPF में कर दो, कहीं भी आप इन जगहों पे करते हो तो आपको ऐसे सिचुएशन में आपको डिडक्शन मिलता है 80C का। अब इसके साथ साथ 80CCD2, इसके अंदर अगर आपने पेंशन स्कीम में पैसे जमा करवाए तो 80CCD2 का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पे 50,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, टोटल मिला के 1.5 लाख है, और 50,000 इस वाले हुए सेक्शन में एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 80D, अगर आप बीमार पड़ते हो, उसके लिए आपने पहले से मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, तो आपको क्लेम के लिए डिडक्शन मिलेगा। अपने लिए करवाते हो, सीनियर नहीं हो, तो 25,000 रुपए तक का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते हो साल का, तो डिडक्शन मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपए और मिल जाएंगे। सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 50,000 रुपए तक का आपके डिडक्शन ले सकते हो। किस किस का? पेरेंट्स का अलाउड नहीं है, सेल्फ, स्पाउस और बच्चे दोनों के लिए आप ले सकते हो। पेरेंट्स का कराओगे तो नहीं मिलने वाला है। 80DD क्या कहता है सर? अगर कोई डिसेबल है, हैंडीकैप है, लंगड़ा है, लूला है, अधिकता नहीं है, इस तरीके से अगर मान लो जो फिजिकली हैंडीकैप है, उसके लिए क्या है? या तो आप 75,000 का डिडक्शन लोगे सीधा सीधा, या फिर 1,25,000 का। 40% और 80% के बीच का 75,000, उसके बाद सीधा 1,50,000 रुपए ले लोगे। 80DD के अंदर देखा जाए तो आपको सीधा सीधा कोई स्पेसिफाइड डिसीज है, बहुत खतरनाक बीमार जैसे कैंसर वगैरह है, तो उस केस में अगर उसका इलाज पे आप खर्च करते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा 40,000। सीनियर सिटीजन का करोगे तो 1,00,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। आ जाइए 80E, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है सर। 80 के ई क्या कहता है कि आप कहीं और पढ़ने जा रहे हो, आप जो हो, आप स्टडी के लिए जा रहे हो, और स्टडी कौन सा? हायर स्टडी।
हाँ बिल्कुल, मैं भी दिखाऊंगा कैसे लिखना भी है। आप हायर स्टडी के लिए यानी एमबीए वगैरह के लिए आप जा रहे हो, उसके लिए आपने लोन लिया, आप आगे फिलहाल कैट की तैयारी कर रहे होगे और सोच रहे होगे कि मेरा किसी एमबीए में कैट के थ्रू आ जाए, अच्छी जगह पे आईआईएम वगैरह में कहीं पे भी आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में आपको 15-20 लाख रुपए फीस लगेगी, तो उसके लिए लोन लोगे। तो जब लोन लोगे तो उस लोन के जब आप इंटरेस्ट पेड करोगे, उस इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा एटीई के अंदर। समझ में आई बात? इंडिविजुअल को मिलेगा इंटरेस्ट लोन टेकन हायर एजुकेशन के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम द आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी से भी आप जो भी रजिस्टर्ड से भी आरबीआई से है उससे लोगे। लोन का पेमेंट आपको 7 साल में कर देना है, ऐसा नहीं कि 25 साल का लोन ले लिया है आपने, ठीक है ना। ये आपका एटीई है, ये ध्यान रखना, मैंने पॉइंट बता दिया। एटीई, एटीई क्या कहता है सर? एटीई कहता है कि हमारा लोन अगर लेते हैं, उसका इंटरेस्ट अगर पेमेंट करते हैं तो उसका एग्जेम्पशन डिडक्शन मिलेगा। लोन का अमाउंट क्या होना चाहिए? आपका 7 साल के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। कहता है द डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट पेमेंट इन द इनिशियल फाइनेंशियल ईयर कमेंसमेंट इंटरेस्ट फ्रॉम 7 ईयर इमीडिएट सक्सीडिंग ईयर, 7 साल तक ले पाओगे, उसके बाद नहीं लोगे। Until interest will paid full by the SSC whichever is earlier, उससे पहले अगर आपने पेमेंट कर दिया तब तक आपको इंटरेस्ट, प्रिंसिपल का नहीं सिर्फ इंटरेस्ट का मिलेगा। एटीई कहता है कि डिडक्शन इंटरेस्ट फ्रॉम द बुक हाउसिंग, तो ये एक तरीके से ना अब ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। एटीई क्या कहता है? डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट लोन बोरोइंग ऑफ किससे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर आपका एनबीएफसी से, फॉर एक्वायरिंग रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो 24B भी देता है आपको घर खरीदने के लिए, तो कई बंदे वहां पे लेते थे डिडक्शन, कई बंदे यहाँ पे लेते हैं, तो आपका 24B है, तो ये इतना रेलिवेंट नहीं रहा एटीई का, तो मैं इसको कट करता हूं। आप जस्ट एक थोरली रीड कर लेना, मैं बता देता हूं कि आपको लोन जो सेंशन होना चाहिए वो 35 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो घर लोगे 50 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं लोगे, तभी आपको ये सेक्शन अप्लाई है। डिडक्शन मिलेगा आपको 50,000 रुपए अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, 50,000 रुपए तक का मिलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि 24B वाला आपने डिडक्शन नहीं लिया होगा, तभी आपको ये मिलने वाला है। ये सेक्शन लाने का पर्पस ये था कि घर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में बंदे परेशान रहते, तो प्री कंस्ट्रक्शन से इसका मतलब नहीं है, घर लिया है, कंस्ट्रक्शन करवा घर लिया है, आपको मिल जाएगा। एटीई डिडक्शन लोन बोरोइंग फॉर बैंकिंग, किसके लिए लेना है आपको? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो मैं ये 22 तक इसको कैंसिल कर दो, एटीई नहीं आएगा, बस एटीई आएगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारा एटीजी, एक मिनट, चलो हाँ फिर दोबारा कर लेते हैं एक बार, एटीजी पे आ जाते हैं। चलो एटीजी जो है ना, ये बात करता है हमारा डोनेशन का, आपको इसमें सिर्फ नाम लिखना है, ठीक है ना। एटीजी जो है किसको मिलेगा? सारे एसएससी को, चाहे कोई भी एसएससी हो, सबको मिलने वाला है। और आप डोनेशन दोगे, डोनेशन में आप जब दोगे तो एक तो 100% डोनेशन दोगे तो डिडक्शन मिलेगा, एक 50% मिलेगा, एक फिर 100% मिलेगा, लेकिन उसके अंदर आपको कंडीशन है, क्वालिफाइंग लिमिट है, और एक 50% है और फिर क्वालिफाइंग लिमिट है। जिसके आगे पीएम लग जाए, जैसे कि प्राइम नेशनल रिलीफ फंड हो गया, नेशनल चिल्ड्रन फंड हो गया, स्वच्छ भारत कोष हो गया, नेशनल डिफेंस फंड हो गया, और भी मैनी मोर, इसके बहुत सारे लिस्ट है, वहां पे अगर करते हो तो आपको 100% मिलेगा। जैसे पीएम ड्रॉट फंड हो गया, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ट्रस्ट हो गया, मेमोरियल हो गया, इनमें 50%। बाकी अगर आप फैमिली प्लानिंग में देते हो तो 100% आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको जीटीआई का निकालना पड़ता है, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म हटाने के बाद होता है। तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर एटीजी में कंफ्यूजन आ रहा था, क्वेश्चन नेवर पूछा कभी नहीं जाएगा प्रैक्टिकल, सिर्फ थ्योरी आएगा, लिस्ट आपको लिखना होगा। कैसे लिखना है मैं अभी आगे दिखा भी दूंगा। इसका जो हम क्वालिफाइंग लिमिट निकालते हैं उसके स्टेप्स भी आप पेपर में लिख के आओगे, ऐसा नहीं है कि आप स्टेप नहीं लिखोगे, स्टेप को लिख के आना है कि कैसे होता है। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले डिडक्शन जो है एक्सेप्ट एटीजी का माइनस कर दीजिए, फिर आप कैपिटल गेन 111 ये शेयर्स वाला और एलटीसीजी 112, यानी आपका बिना शेयर्स वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटा दीजिए। उसके बाद 10% टोटल इनकम का निकाल लीजिए और उसके हिसाब से जो भी ज्यादा होगा वो हो जाएगा। एटीजी अगर आपने मान लेते हैं कि मकान मालिक एचआरए नहीं दे रहा, अगर एचआरए नहीं मिलता तो आप एटीजी का आप डिडक्शन ले सकते हो। कितना लोगे? अगेन 25% ऑफ टोटल इनकम, जो भी आपकी टोटल इनकम होगी 25%,
रेंट पेड, और 5,000 रुपये महीने, यानी आपका 60,000 रुपये साल का एक डिडक्शन मिल जाएगा ATG में। लेकिन आपको कहाँ जाना पड़ेगा सर? ओल्ड रिज्यूम में जाओगे तभी मिलने वाला है। ATGGB इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, कहीं कहीं बीच में प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने अपने लिए बनाया था कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप चंदा दोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कितना मिलेगा? अनलिमिटेड मिलेगा। देखो कितनी ज्यादा सरकार ने यहाँ नाइंसाफी कर रखी है। बोला हमें जितने मर्जी पैसे दे दो, आपको डिडक्शन अनलिमिटेड है, लेकिन अपना मेडिकल करा लो 30,000 रुपए का तो 25,000 का बेनिफिट देंगे। वाह भाई वाह। ATGGC ये भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बनाया गया, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए बनाया गया एक्चुअल कंट्रीब्यूशन अदर वे ऑफ कैश, कैश में नहीं होना चाहिए, बाकी आप चेक वगैरह से दोगे। कहते हैं एनी पर्सन अदर देन लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। और यहाँ पे इंडियन कंपनी, ये सिर्फ कंपनी के लिए बनाया गया था, और यहाँ पे बाकी लोगों के लिए बनाया गया। दो सेक्शन दिया कि मुझे चंदा दे दो। QQB और RRB ये है डोनेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन पता होना चाहिए। रॉयल्टी के अंदर आप जब पेमेंट करते हो तो रॉयल्टी के ऊपर आपका क्या होता है कि बेनिफिट होता है, यानी आपने कोई बुक लिखा, आपको रॉयल्टी पैसा आ रहा है, तो अगर आपको ऐसा रॉयल्टी आता है तो आपको डिडक्शन मिल जाता है। कौन से? ATQQB में और ATRRB में। अब अगर आप ऑथर हो, ठीक है ना, और आपका अदर देन टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का मतलब स्कूल वाले कॉलेज वाली बुक नहीं है, आपने इस तरीके का है, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। कहता है कंसीडर द असाइनमेंट ग्रांट इन, आपका इंटरेस्ट, कॉपीराइट, बुक्स वगैरह आपको इस तरीके से पैसे मिल रहे हैं। तो इनकम रिसीव फ्रॉम आपका 3 लाख रुपए, और ये यानी आपको लिमिट दे दिया कि आपको 3 लाख, और एक्चुअल रिसीव विच एवर इज लोअर वो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप बाहर रॉयल्टी देते हो, इंडिया से बाहर, इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी कॉपीराइट फी रिसीव अदर देन वे ऑफ लमसम इनकम, तो आपको 15% ऑफ द बुक वैल्यू सोल्ड का आपको लग जाएगा अगर लमसम मिलता है तो। रॉयल्टी पेटेंट का हो गया। पेटेंट क्या होता है? आपने कॉपीराइट वगैरह करा रखा है, वहां पे भी 3 लाख रुपए है, ठीक है। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। TTA, जब आप बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, बैंक में जाते हो और आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हो, तो वहां पे इंटरेस्ट की बात होती है, तो उस इंटरेस्ट को जब आप रिसीव करते हो तो वो अदर सोर्स का इनकम होता है, लेकिन एक बार कहते हैं कि डिडक्शन मिल जाएगा आपका ATTTA में। ये ATTTA जो है ये नॉर्मल पर्सन के लिए है और मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 है, और अगर ATTTB ये सीनियर सिटीजन के लिए है और यहाँ मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपए करा हुआ है। यही कहता है ATTTA नॉर्मल पर्सन के लिए, ATTTB आपका वो पर्सन जो कि आपका सीनियर सिटीजन, अगर आपको बैंक से FD पे नहीं, बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग बैंक अकाउंट में, तब आपको एक डिडक्शन मिलता है ATTTA का और ATTTB का। इंडिविजुअल और HUF सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सेविंग अकाउंट बैंक, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, इंडियन बैंक, पोस्ट ऑफिस, कहीं से भी मिल जाए तो मिलेगा। मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 रुपए तक है। इंटरेस्ट डिपॉजिट सेम, ये सारी लाइनें देखोगे आप ये सेम है, बस यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन कितना हो गया हमारा? 50,000 हो गया है। इसके बाद आ जाइए ATU सेम हमारा किस तरीके से? डिसेबिलिटी के डिडक्शन इन द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी। आपको याद होगा डिसेबिलिटी ATDD अगर कोई डिसेबल है तो वहां पे, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक बताया गया है उसके लिए है। अगेन 75,000, 1,25,000 बिल्कुल एज इट इज वहां का कॉपी किया गया है। इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एनी पर्सन हु इज सर्टिफाइड मेडिकल अथॉरिटी ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी, अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक जो सर्टिफाइड किया उसको डिडक्शन कहां दे दिया गया? ATU के अंदर दे दिया गया। तो डबल डी और यू लगभग सेम ही है। तो सर अब आ जाते हैं क्विक एक बार। ATC किस लिए है? इन्वेस्टमेंट करोगे कहां कहां? PF में पैसे डाल दो, LIC में पैसे डाल दो, आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दो, इसके बाद आप सुकन्या समृद्धि में पैसे डाल दो, इसके बाद PPF में पैसे डाल दो, इसके बाद RPF में पैसे डाल दो, इसके साथ साथ लोन का रीपेमेंट कर दो, स्कूल की फीस दे दो। इन सभी जगह अगर काम करते हो, फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए कर लो तो आपको ATC का बेनिफिट मिलता है, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन ओल्ड रिजिम वालों को मिलेगा 1.5 लाख रुपए का। ATCCD2 इसके अंदर या ATCCD अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है, कहां पे? आपका खुद का पैसा जो कंट्रीब्यूशन किया है वो अगर आपने पेंशन स्कीम में किया है तो आपको डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉयर करता है तो 14%, आप खुद करते हो तो भी उसका डिडक्शन, उसका तो फिर कोई मायने नहीं है। एम्प्लॉयर जो करता है और आप जो खुद करोगे 14%, उसका ATC में मिलेगा, एम्प्लॉयर का एग्जेम्प्ट हो जाएगा 14% तक। अगर ग्रॉस टोटल इनकम आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको वहां पे 20% लेना है।
एटीडी अगर आपको इंश्योरेंस करवाना है मेडिकल कंपनी से तो ऐसे सिचुएशन में आपको डिडक्शन मिलेगा ओल्ड रिज्यूम के केस में 25,000 रुपए। अगर आप अपना करवाओ, अपने बच्चे का करवाओ, अपने वाइफ का करवाओ तो 25,000 रुपए तक का मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आपको 5,000 अलग से डिडक्शन मिल जाएगा। टोटल 35,000 रुपए है। लेकिन जो इंश्योरेंस लेना वो कैश में मत लेना, वो चेक वगैरह से आपको लेना है, अकाउंट पे ही चेक से लेना है। नंबर 2, इसके बाद अगर सीनियर सिटीजन हो तो ये 25,000 की लिमिट बढ़ा के 50,000 कर दी गई है। लेकिन अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसका इंश्योरेंस की जरूरत नहीं, उसके ट्रीटमेंट पे खर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगा कितने, 50,000 रुपए का एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा। एटी डबल डी क्या कहता है सर, अगर आपको बीमारी, अगर आप डिसेबल हो, एटी को क्या कहता है, अगर आप डिसेबल हो, किसी ऐसी बीमारी से डिसेबल हो जो कि बहुत हैवी है, यानी आप डिसेबल हो तो आपके लिए, सेल्फ स्पाउस के लिए डिडक्शन मिलेगा। अगर 40 से 80% के बीच में हो तो आपको 75,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा, और उससे ऊपर हो तो 1,25,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपने कोई इंश्योरेंस करा रखा है, वो रिकवरी करते हो तो वो माइनस हो जाएगा। एटी बीमारी कोई हैवी लग गई है आपको, ऐसी बीमारी जिसका लाइलाज बीमारी है, ऐसे सिचुएशन में आप किसी भी जो डिपेंडेंट है आपके ऊपर, उसके ऊपर बीमारी पे खर्च करोगे, उसमें 40,000 रुपए नॉर्मल पर्सन के लिए, 1,00,000 रुपए आपका सीनियर सिटीजन के लिए डिडक्शन मिल जाएगा। एटीई, अगर आप पढ़ाई के लिए पैसे देते हो, हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हो, उसके लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन एटीई में मिलेगा, लेकिन 7 सालों में लोन को पेमेंट कर दोगे तभी मिलेगा। एटी आपको, अगर आपने घर लिया है 35 लाख रुपए से कम का लोन, या 35 लाख का होना चाहिए और 50 लाख से ज्यादा का घर नहीं है, तो उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा 50,000 रुपए। एटीईए ये खत्म हो चुका है, किसी काम का नहीं है। इसके बाद सेक्शन 80G है, इसके अंदर आपको क्वालिफाइंग लिमिट होता है कि आपने कहीं डोनेशन दिया, चंदा दिया, कोई भी व्यक्ति, एनी एसएससी, तो वहां पे 80G का आपको डिडक्शन मिलता है। एक तो 100% भी मिल सकता है, 50% भी मिल सकता है, और 100 और 50 क्वालिफाइंग लिमिट के साथ भी मिल सकता है, ग्रॉस एडजस्टेड लिमिट का। 80G, अगर आपको एचआरए नहीं मिल रहा तो आप रेंट पेड कर रहे हो तो उसका डिडक्शन 80G में मिल जाएगा। 25% ऑफ टोटल इनकम, रेंट पेड माइनस और 5,000, तीनों में से जो भी लोअर आएगा वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद डिडक्शन मिल जाएगा 80GGB, पॉलिटिकल पार्टी को आप चंदा देते हो, कंपनी हो तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलेगा, और अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को अदर हो तो देते हो तो भी डिडक्शन मिल जाएगा। रॉयल्टी अगर टेक्स्ट बुक से आता है तो एग्जाम्पशन मिल जाएगा 3 लाख रुपए, और जितना कम होगा विच एवर इज लोअर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपका पेटेंट है तब भी आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, सेम रॉयल्टी। टीटीए के अंदर अगर आपको बैंक से, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिलता है तो भी एग्जाम्पशन मिलेगा। टीटीबी भी वही है। सीनियर सिटीजन हो तो 10,000 रुपए, अदर केस के अंदर आपका आ जाएगा यहाँ पे कितने रुपए, अदर केस के अंदर 50,000, सीनियर सिटीजन में 50,000 और अदर केस में 10,000। एटीयू अगेन ये डिसेबिलिटी, बीमारी वाली बात करता है कि इन केस ऑफ पर्सन, डिसेबिलिटी वाली बात करता है, उसी डिसेबल जो भी रूल होगा उसके अंदर होगा। यहां तक था। अब सर हमें लिखना कैसे है ये देख लेते हैं एक बार। ये पूरा का पूरा हमारा था, इसके अंदर ना 2 सेक्शन आपका, एक रह गया ई व्हीकल्स वाला, वो जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आजकल ज्यादा ट्रेंड में है तो उसी पे क्वेश्चन आ सकता है। कहता है डिस्कस, 2013 में पूछा गया, डिस्कस ब्रीफली प्रोविजन इनकम टैक्स रिगार्डिंग डिडक्शन एटीसी। तो क्या होगा, पहले आपने एटीसी का डिडक्शन बोला, अंडर दिस सेक्शन ये ग्रॉस टोटल इनकम, और ये क्वांटम अमाउंट 1.5 लाख रुपए है, मतलब कि कितना होगा ग्रॉस टोटल इनकम, किसको मिलेगा, इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा, कितना क्वांटम 1.5 लाख रुपए मिलेगा। डिडक्शन आपको किस चीज का मिलेगा, इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन, ऐसे लिखोगे। इसके बाद फिर से आया कि भैया आप बताइए कहाँ कहाँ पे क्वालिफाइंग डिडक्शन करेंगे, तो उसके नाम लिख दीजिए सारे, इस तरीके से आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि भाई मेडिकल ट्रीटमेंट का क्या होगा, तो सबसे पहले क्या बताएंगे, किसको मिलेगा, कितने अमाउंट का मिलेगा, किस बीमारी पे मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद आ जाइए, आपका एक क्वेश्चन आया डीडीबी के ऊपर आया। ये कब क्वेश्चन आया, आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है ये डीडीबी क्या होता है, दिल दहलाने वाली बीमारी, यानी कोई खतरनाक बीमारी भाई। तो 1 लाख रुपए और 40,000, डिपेंड करता है सीनियर सिटीजन का, तो 1 लाख अदरवाइज 40,000। एटीई इंटरेस्ट का, एटीईए यहाँ पे आ गया ये। एटीई इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा कब, 7 सालों तक आपको लोन का पेमेंट करना है। रेजिडेंशियल हाउस के लिए लोगे तब आपको होगा। ये वैसे खत्म हो गया 80 ना, ये 2 सेक्शन को तो आप इग्नोर करके ही चलना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 सेक्शन तो एक तरीके से अब खत्म हो गया, इसका रेलेवेंसी ही खत्म कर दिया इन्होंने। अब आ जाइए 7 एटीजी के अंदर आपको बताया, देखो 100% में ऐसे 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 नाम लिखना है, फिर 50% में ऐसे ऐसे नाम। 50% में 4 ही है, बाकी सभी 100% में, जितने भी आपके राजीव गांधी या मतलब के एक बस प्राइम मिनिस्टर ड्राफ्ट रिलीफ फंड है,
और बाकी जितने भी गांधी के परिवार हैं उन परिवार के नाम पे कोई भी कुछ भी मिले बस 50% का एग्जम्पशन मिलेगा, और पीएम के नाम पे कोई भी मिलता है एक को छोड़कर बाकी 100% मिल जाता है। जिला साक्षरता समिति, चिल्ड्रन नेशनल आपका कल्चर फंड, काफी सारी चीजें हैं। ये जो लिस्ट 8 देख रहे हैं, ये 8 नहीं है, ये बहुत सारे हैं, लेकिन लिखे गए इतने क्योंकि सारे नहीं लिखे जा सकते। ये क्वालिफाइंग लिमिट के साथ है आपका। फैमिली प्रोमोटिंग 100%, बाकी पे 50% है। इसके बाद आगे आपका लोन हायर एजुकेशन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, प्रोविजन बताइए हायर एजुकेशन के लिए, तो आप समझ जाइए 80E का ये है। इसके अंदर वही वाली सारी की सारी थ्योरी लिखनी है और 7 सालों वाला लिखना है। इसके बाद कहता है 80GG रेंट के रिलेटेड। ये क्वेश्चन सारे वो हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद आ जाइए आप 80GG हो गया, 80GG हो गया, QQB और RRB। तो ये एक बार कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैं पूरे के पूरे PDF आपको दे दूंगा और कोर्स के अंदर जो है वो इंटीग्रेट मैं कर दूंगा। अभी थ्योरी के जैसे बाहर जाओगे सारा लेटेस्ट अभी मैं डालता जा रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा था। बस एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वाला है, रेगुलर क्लास में जाइएगा, स्टार्टिंग में 80E वाली सीरीज देखिएगा, 80EA और 80EB है, वहां से आप उसको कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन आ सकता है। पूरा का पूरा डिडक्शन ये हो जाता है खत्म। अब बच्चों का जो क्वेरी आ रहा है ना, उस क्वेरी का अभी मेरे को क्या कराना है, एक तो हाउस प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस को कराऊंगा, ठीक है ना, जो आया था वो मैं अलग से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं। सर HPCG में ऑप्शन आएगा। देखो बहुत बच्चों ने ना, मैंने एक चीज बताया, देखो यहाँ पे देखो बीकॉम ऑनर्स है और बीकॉम प्रोग्राम है, दो तरीके के बच्चे हैं। जो बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे हैं ना और बीकॉम प्रोग्राम में पॉसिबिलिटी है कि HP एंड CG अलग अलग आ जाए, पॉसिबिलिटी है। बीकॉम ऑनर्स में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि HP और CG के अंदर क्या आ जाए, आपका चॉइस आ जाए। ये ध्यान रखो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, दोनों अलग अलग भी आ सकता है। लेकिन कुछ कहने सर लास्ट ईयर तो CG के ऑप्शन में CG आया, हाँ आया ना CG के ऑप्शन में CG, लेकिन आप एक बात ये भी देखिए कि आपको PGBP के ऑप्शन में HP थोड़ा सा थ्योरी आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है सिर्फ न्यूमेरिकल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ थ्योरी, कि जैसे एक क्वेश्चन HP का थ्योरी आ गया तो वो, तो आप सिर्फ न्यूमेरिकल के कॉन्टेस्ट में बात कर रहे हो। तो आपने अगर अभी देखो, जिस बच्चे ने पूरी की पूरी स्टडी करी है उनको ये दोनों ही चैप्टर करके जानी है, बात खत्म, नो इफ नो बट। जिसने शुरू से पढ़ा है, जो एंड टाइम पे पढ़ रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूं कि HP थोड़ा सा हल्का चैप्टर है, आप पहले इसको कर लीजिए और फिर आपके थ्योरी, मैं हर चीज के थ्योरी मैंने करवा रखे हैं ऑलरेडी, तो उसके हिसाब से करना है। बताइए किसी बच्चे का कोई डाउट। सर मैनेजमेंट अकाउंट का भी रिवीजन क्लास आएगा, बिल्कुल आएगा, बट पहले अभी इसका हम खत्म करें फिर मैनेजमेंट पे जाएंगे। सर PYQ प्रोग्राम में चॉइस नहीं था सर, नहीं था सर, हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूं, PY नहीं, देखो प्रोग्राम के अंदर चॉइस नहीं था, लेकिन अक्सर पूछा जाता है, कई बार अलग अलग आ जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो मैं जो ये ऑप्शन वाली जो बात कर रहा था ना आपसे, वो इसलिए कर रहा था, बच्चा अभी आया है और बहुत सारे बच्चे तो मैं कहूं कि आज बोल रहे हैं कि सर मैंने कोर्स लिया, बताओ क्या करूं, मेरे पास आज का टाइम है। तो उनको मैं क्या बोलूं, उनके लिए तो बस मेरे पास ऑप्शन है कि वो उनको शॉर्ट बताऊं कि वो कर ले, तो मैं उनको बता रहा हूं। लेकिन मैं अगेन कह रहा हूं, जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है या 1 महीने से पढ़ रहा है उनको दोनों चैप्टर करने हैं, बात खत्म, इसमें नो इफ नो बट, किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं अभी धीरे धीरे सबका होगा, पहले अभी कल तो बहुत, जितनी स्ट्रेस आपको है ना उससे ज्यादा स्ट्रेस मुझे। देखो अभी मैंने इतनी देर में अभी क्लास लिया आपका, मैं आपको दिखाता हूं, कॉल भी आ गया और साथ के साथ मैसेज भी, क्योंकि डाउट कोई और नहीं सॉल्व कर रहा, डाउट मुझे सॉल्व करना पड़ रहा है। अब देखो इतनी देर में मेरे पास 42 डाउट आ गए बच्चों के, आप देखोगे ना तो 42 डाउट आ गए अभी तक इतनी देर में, जितनी देर मैंने आपसे क्लास में बात करी। अब मैं जैसे क्लास लेता हूं फिर मैं इन सभी के, देखो आप देख सकते हो, अब देखो अभी क्लास लिया, क्लास लेते ही क्या हो गए, 42 डाउट आ गए। अभी इनके डाउट को सॉल्व करूंगा मैं फटाफट। तो मेरे लिए क्लास लेना भी बड़ा ऐसा है कि मैं 1 घंटे ले रहा हूं, तो जो बच्चे लाइव में वो समझ पा रहे होंगे, जो बच्चे लाइव नहीं है वो बोल रहे होंगे कि रिप्लाई नहीं कर रहे सर, पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं, कुछ पहले तो ये बोला वो बोला। तो डाउट मुझे ही सॉल्व करना है, क्योंकि अभी आपके जो क्वेरी है सर मैं क्या पढ़ूं नहीं पढ़ूं, तो मैं किसी को बिठा दूं, बोलूं तू बता दे क्या पढ़ूं, उसको खुद नहीं पता कि भैया क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, बच्चे का क्या व्यू है, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, जो चीजें मैंने बोला आप होपफुली आप समझ गए होंगे, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी 2 क्लासेस और आनी है सर, कौन सी क्लासेस मैं रिकॉर्ड करूंगा, मैं अभी लाइव में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एक तो मैं PGBP का,
इसके लिए मैं प्लान कर रहा हूं कि ऐसे कराऊं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि जिसने कुछ भी नहीं कर रखा वो भी कर ले। लेकिन याद रखिएगा पीजीपीपी में डेप्रिसिएशन नहीं कराऊंगा, वो रेगुलर क्लास में मैंने करा रखा है, आपको वहां से आपको करना पड़ेगा। पीजीपीपी में बच्चे कंफ्यूज है कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, थ्योरी नहीं, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, कैसे अटेम्प्ट करें। तो इसके लिए मैं अच्छे से 1 घंटे में मैं कोशिश करूंगा, क्वेश्चन बना लूंगा अभी और करा दूंगा। और एक पेपर का आपका जो क्वेश्चन एचपी वाला है वो गलत आंसर उसमें है थोड़ा सा, उस आंसर को मैं करेक्ट करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। और इतना ही मुझे आज कराना था और मैंने क्विकली आपको फटाफट से ये चीजें करा दी हैं।